अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुशामदीद सामिन मोहतरम। आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 और मैं हूं इरफान भट्टी। प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है इन्फोटेक और ये प्रोग्राम रिफ़ा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग के तावन से आपके लिए पेश किया जाता है। और मैं ये बताता चलूं कि ये प्रोग्राम इस वक्त ना सिर्फ रिफ़ा FM 102.2 पे आप सुन सकते हैं, बल्कि फ़ेसबुक पे जो हमारा पेज है 102.2 का पेज, उस पे इसको बराह रास्त देखा भी जा सकता है। और यूट्यूब चैनल है रिफ़ा FM 102.2 का, वहाँ पे भी ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा है। और हमारे वो सामीन या नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, अगर कुछ सवाल भी करना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा सलीम साहिबा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फीमेल सेक्शन की रिफ़ा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। तो मैम आपको फॉर्मली हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि एक डिटेल तारुफ आपकी ज़ुबानी हम सुन लें। जी, मेरा नाम सुमेरा सलीम, मैं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लास्ट 16 ईयर्स से सर्व कर रही हूँ। इसमें मैं कंप्यूटिंग का जो डिपार्टमेंट है उसमें एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की 2016 में दे दी गई थी। अच्छा। तो एज अ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ, और 2010 से जो है मैं वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और उससे पहले एज ए लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया था 2006 में। तो रिफ़ा के साथ हमारा जो एक ताल्लुक़ है ये काफ़ी पुराना है, जिसमें काफ़ी हमारा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो माशाल्लाह काफ़ी सारा हमें लर्निंग का मौके मिले, यहाँ पे ख़ुद को ग्रूम करने के बहुत ज़्यादा मौके मिले। तो अभी माशाल्लाह एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स नए इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और अभी कंप्यूटिंग को एक्सपेंड करने के बारे में जो प्लान कर रहे हैं वो आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सही है, और अच्छा लगा ये सुन के कि यहाँ पे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में मेल और फीमेल के अलग-अलग सिस्टम्स मौजूद हैं। अलग-अलग सिस्टम्स हैं। जी सर, ये सिस्टम्स हमने 2016 में वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए, जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं अनीस साहब, उन्होंने सेग्रीगेट किया फीमेल सेक्शन और मेल सेक्शन को। तो उसमें हमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। बच्चियों के पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थे कि काफ़ी अरसे से इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो बच्चियाँ हैं उनको इंडिपेंडेंटली ग्रूम करने का या अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एक प्लेटफॉर्म सेपरेटली मिलना चाहिए था। जब वो कंबाइन क्लास में आती थी तो वो कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पा सकती थी, या वो अपना पोटेंशियल उस तरह शो नहीं कर पा सकती थी, जिसकी वजह से वो आगे जाके मज़ीद इस स्पेशली टेक्निकल फील्ड्स में तरक्की की रास्ते पे चलती हैं। तो इस लिहाज से हमने इसको 2016 में सेपरेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम सेपरेट क्लासेस इसकी गर्ल्स की और बॉयज़ की चला रहे हैं। उसमें हमारे डिपार्टमेंट में फ़ैकल्टी मेंबर्स भी जो हैं, जो बच्चियों को तालीम देते हैं, वो भी फ़ीमेल फ़ैकल्टी मेंबर्स हैं। और मेल साइड पे जब ज़रूरत महसूस होती है तो एक्सचेंज भी कर लेते हैं फ़ैकल्टी, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी कोशिश होती है कि वो हम फ़ीमेल फ़ैकल्टी के थ्रू ही फ़ीमेल स्टूडेंट्स को जो है वो एजुकेट करें। सही है। अच्छा मैम, आज जो हमारा टॉपिक है वो साइबर हरासमेंट के बारे में है। जी, तो सबसे पहले तो बताएं कि बेसिकली ये हरासमेंट क्या चीज़ होती है? अच्छा, हरासमेंट अगर हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन में जाए ना, तो हरासमेंट ही है कि इरादी तौर पे बार बार किसी को तंग करना, किसी को शर्मिंदा करना, या किसी की दिल आज़ारी करने के मकसद से जो भी एक्ट किया जाए उसको हम हरासमेंट कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं साइबर हरासमेंट की, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह नई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का दौर आया, इजी एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हुआ, तो उसके ज़्यादा यूज़ और उसके ज़्यादा एक्सपोजर बच्चों में होने की वजह से उसको एज अ मीडियम यूज़ किया जाने लगा हरासमेंट के लिए। तो जब आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को किसी को बार बार तंग करने के लिए, इरादतन जो है या शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम फिर साइबर हरासमेंट का वर्ड हमने देना शुरू कर दिया, उसको डिफाइन करना शुरू कर दिया ऐसे कि ये अब साइबर हरासमेंट या साइबर बोलेंगे। सही है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इरादतन अगर गैर इरादी तौर पे है तो वो फिर हम उसको हरासमेंट नहीं कहेंगे। हम हालांकि उसके नतीजे में कोई बंदा तंग हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये कैसे की जाती है? साइबर हरासमेंट होती कैसे है ये? अच्छा, साइबर बुलिंग और साइबर हरासमेंट जो है ना, एक्चुअली थोड़ा सा मैं इनकी टर्म्स को इंटरनेशनली भी, लिटरेचर में भी, और इसको ना इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो कभी हम साइबर बुलिंग कह रहे होते हैं, कभी साइबर हरासमेंट कर रहे होते हैं। हमारे कल्चर में या हमारे कंट्री में ज़्यादातर साइबर हरासमेंट का वर्ड यूज़ किया जा रहा होता है। तो
साइबर हरासमेंट थोड़ा सा साइबर बुलिंग से मुख्तलिफ इसलिए ले लिया जाता है कि जब आप किसी को तंग इस नीयत से कर रहे हैं कि वो किसी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग कर रहा है, किसी स्पेसिफिक रिलीजन से बिलोंग कर रहा है या किसी स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम कह देते हैं ये फिर हरासमेंट हो रही है। अब हम लोगों के केस में ज़्यादातर जो होती है ये बच्चियों के साथ की जा रही होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ जेंडर आप कह लें, या इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो मुस्लिम्स के साथ ज़्यादा हो रही होती है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आप कह लें, ठीक है। तो जब हम इस तरह लेते हैं फिर हम कहते हैं कि दिस इज साइबर हरासमेंट, लेकिन ये दोनों टर्म्स जो है इंटरचेंजेबली इस्तेमाल की जा रही होती है, साइबर बुलिंग और साइबर हरासमेंट इस तरीके से। अब इसकी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं किस किस की चीज़ को इस्तेमाल करते हुए की जा सकती है। अब ज़्यादातर लोग ये हैं कि सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे ट्विटर आया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वाले सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए लोगों ने इसको आसान हो गया लोगों के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए किसी को तंग करना। जो ट्रेडिशनल हरासमेंट थी उसमें पहले ये प्लान किया जाता था, अच्छा कोई फीमेल है या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन टारगेट जिसको हरास करना चाह रहे हैं वो बाहर आएगा, इसका एक्सपोजर होगा, फिजिकल प्रेजेंस होगी तो उसको तंग किया जाएगा। तो अब साइबर की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत आसान होगी। अब आपके पास 24/7 एक्सेस है इंटरनेट की, आपके पास एनोनिमिटी है, ये नहीं पता कौन तंग कर रहा है ना। फिजिकल में ये होता था कि हमें सामने पता होता है कौन तंग कर रहा है, ज़्यादा सेफ हो गया, और फिर इसकी एक्सेस इतनी आसान हो गई और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे बैठे हुए कोई किसी दूसरे कंट्री में इंटरनेशनली कहीं भी रिजाइड कर रहा है, जो भी टारगेट है उसको तंग कर सकती हूँ। पहले तो आपका सिर्फ इसका जो स्कोप था वो लोकल था, अब इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली हो गया। तो अब इन फैक्टर्स की वजह से ये चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि फिर एक रिएक्शन का भी वो खौफ नहीं है ना कि आगे से कोई रिएक्ट करेगा तो हमें कोई फिजिकल नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं और इन आसानियों की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गया है। अब ये कि क्यों हमारे पास आसान कैसे आसान है, क्यों आसान है? आसान ये इसी वजह से, देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, इस तरह 24/7 इंटरनेट की एक्सेस है, ठीक है, वो एक आसानी पैदा हो गई। हर एक के पास अब एक्सेस होगी, सेल फोन की होगी, आपके पास स्मार्टफोन सारे के पास है। फिर एनोनिमिटी जो हम बात कर रहे हैं कि किसी को पता नहीं है कि करने वाला कौन है, मैं छुप सकती हूँ, आराम से कर सकती हूँ। फिर मजीद आसानी इस वजह से पैदा हो गई कि मैं यहाँ पे बैठे हुए इंटरनेशनली कोई भी मेरा टारगेट है मैं उसको कर सकती हूँ। तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इनने परपिट्रेटर और विक्टिम, परपिट्रेटर हम उस बंदे को कह रहे हैं जो ये काम कर रहा है, उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज हो रही है, ठीक है, और जो जिसके साथ किया जा रहा है उसको विक्टिम के तौर पे हम लेते हैं, ये दो टर्म्स हम यूज किए। तो बेसिकली परपिट्रेटर और विक्टिम दोनों के लिए आसानियां पैदा हो गई, ठीक है। विक्टिम के लिए नुकसान इस लिहाज से हो गया कि वो हर जगह से उसको नुकसान होना शुरू हो गया इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से, और परपिट्रेटर के लिए इन फैक्टर्स की वजह से आसानी पैदा होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम देखें हमारे पास जो फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का अकाउंट हमारे शायद एक स्वीपर के पास भी होता है, स्मार्टफोन है, फेसबुक का अकाउंट उनका भी, तो वो भी उसको भी पता है कि मैंने किसी को तंग करना है तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कैसे तंग कर सकता हूँ। तो ये चीजें आसानी पैदा कर गई हैं, इसलिए ये आसान हो गया, उसी की वजह से ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करनी भी शुरू हो गई। पहले कभी कभार हम कोई केस सुनते होते थे साइबर बुलिंग का या हरासमेंट के केसेस, कोई न्यूज भी। अभी सिचुएशन ऐसी है इंटरनेशनली तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो किया गया, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको अगर देखें तो ये पिछले 5-6 सालों में इतना ट्रिमेंडसली ग्रो किया है कि आपको हर डेली की न्यूज़ में और हर न्यूज़ चैनल में, आपके डॉन, एक्सप्रेस न्यूज़, द न्यूज़ में आपको डेली की बेसिस पे कोई ना कोई खबर मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वजह यही है कि इजी एक्सपोजर, ठीक है, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना, बच्चों को नो हाउ ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज करना शुरू कर दिया, ठीक, आसानी होगी इसलिए। लेकिन बेसिकली मैम ये बताएं कि क्यों की जाती है हरासमेंट? इसके सर डिफरेंट फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल है क्या मसला है, इसके पीछे क्या? इसके पीछे रीजन ये डिपेंड करता है कि कौन कर रहे हैं, आप कौन सी कम्युनिटी कर रही है। अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर लें, एक स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, ठीक है, एक आपके पॉलिटिशियंस की कैटेगरी है, ठीक है, पॉलिटिशियंस लेवल पे बहुत ज्यादा हो रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाने के लिए या शर्मिंदा करने के लिए हरासमेंट हो रही है। ये जो वीडियोस लीक होती हैं और ये सारा इसी चक्कर ये इसी चक्कर, ये बिल्कुल साइबर हरासमेंट में आ रहे हैं ना, आपके डबिंग करके फेक प्रोफाइल्स बना के गलत इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है। एक तो आपका टारगेट ग्रुप वो वाला हो गया। मैम अगर वो इन्फॉर्मेशन सही हो तब भी वो इसमें आता है बुलिंग जी में। एग्जैक्टली, आपने जिसकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं उसकी मर्जी के बगैर लीक की ना आपने, तो उसका कंसेंट बीच में शामिल नहीं है, तो ये तो फिर प्राइवेसी लॉज आ जाती हैं। सही। अच्छा, और दूसरा टारगेट ग्रुप जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो स्टूडेंट्स हैं आपके,
अच्छा। अब स्टूडेंट्स को मेनली बिकॉज वी आर एज एकेडमिशियन वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स में कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे और स्कूल लेवल पे इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होना शुरू। इसमें फैक्टर्स क्या है, जब हम बात करें कि क्यों करते हैं बच्चे, उसमें डिफरेंट रीजंस है। नंबर 1, एक तो एकेडमिक जेलेसी, अच्छा, ठीक है, जो बच्चों में नॉर्मली होती है कि कोई एक बच्चा या 2 बच्चे क्लास में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या स्टूडेंट टीचर की गुड बुक्स में आ गए हैं तो उनसे बदला लेने के लिए की जा रही हुई है। फिर है उसमें रिलेशनशिप का ब्रेकअप्स, जब बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं इन को एजुकेशन में, ठीक है, वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं, वो फ्रेंडशिप ऑफर्स करते हैं मेल फीमेल्स को। जब उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसको भी एक अपने रिवेंज के तौर पे इस्तेमाल करते हुए, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, अगर वो किसी फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता, वो दरमियान में कहीं ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, तो वो उसका बदला लेने के लिए भी जब वो उनका रिलेशनशिप स्टाइल, उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपस में शेयर की हुई होती है, जब वो रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो उसको एज मिस यूज करते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग के लिए और डिफरेंट वजह। फिर कुछ बच्चे जो हैं इसको एज एन एडवेंचर, थ्रिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब एक्चुअली उन्हें इम्पैक्ट का अंदाजा नहीं होता, उनके लिए एक फन होता है, वो तो बैठे हुए ग्रुप में बच्चे जो हैं बॉयज स्पेशली फन के लिए उन्होंने कर दी जल्दी से, लेकिन सोसाइटी में किसी बच्ची के साथ ऐसा हो जाना, उसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा वो अभी इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिसमें हम कह सकते हैं एकेडमिक जेलसी है, रिवेंज है, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हैं, इस वजह से जो हैं बच्चे हैं या चाहे कोई और टारगेट ग्रुप भी है वो ये जो साइबर बुलिंग या साइबर हरासमेंट को कर रहे हैं। तो मैम इस हरासमेंट के नतीजे में जैसे आपने कहा कि बड़े मनफी असरात जो है मुरतब होते हैं, तो क्या क्या किस हद तक नुकसानात हो सकते हैं इसके? सर, इसके नुकसानात की इंटेंसिटी ये है कि ये सुसाइड तक जा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब सुसाइड हम देखते हैं इस तरह की खबरें आई हुई हैं। रीसेंट केसेस 2019 में डॉन न्यूज़ में रिपोर्ट हुआ है कि बदीन की बच्ची है जो कि जिसने खुद को पॉइजन दे लिया। क्यों? क्योंकि वो फेसबुक पे कोई उसके इमेजेस के साथ ब्लैकमेल कर रहा था। इसी तरह 2017 में बैक में चले जाएं तो सिंध यूनिवर्सिटी की एक बच्ची थी जिसने हॉस्टल में खुद को हैंग कर लिया था। शी वॉज ब्लैकमेल्ड बाय अ टीचर, ठीक है, वो इमेजेस के थ्रू और जो उसकी पिक्चर्स वगैरह थी, मैसेजेस और ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो अब ये सिचुएशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि इसके इम्पैक्ट सुसाइड्स तक जा सकते हैं। कुछ बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होते हैं या साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं। हमारे कल्चर में ज़्यादातर क्योंकि टारगेटेड जो हैं वो फीमेल हैं। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें कि जो भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें ज़्यादा टारगेट ग्रुप कौन सा है? आपकी बच्चियां हैं। किस एज ग्रुप में है? 20 से लेके 25 तक की एज ग्रुप में। ये वो वाली एज है जिसमें बच्चियां यूनिवर्सिटी गोइंग है। इस स्टेज पे बच्चियां कैसे कोप कर सकती हैं? हमारा कल्चर ऐसा है कि नॉर्मली बच्चियां अपने प्रॉब्लम्स इतनी आसानी से एक्सपोज नहीं करती हैं घर में, अपने पेरेंट्स को या अपने बाप भाइयों वगैरह को नहीं बताती हैं। अब वो क्या होता है, वो इंटरनली खुद फाइट करना शुरू कर देती हैं। इंटरनली कुछ बच्चियां साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होती हैं, वो कर सकती हैं, लेकिन कुछ बच्चियां नहीं कर सकती, मैक्सिमम बच्चियां नहीं कर सकती हैं। स्ट्रेस लेना, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस तरह की कोपिंग स्किल्स नहीं होती हैं उनके पास। वो क्या होता है, वो अल्टीमेटली डिप्रेशन में जाती हैं। डिप्रेशन दैट लीड्स टू द सुसाइडिकल अटेम्प्ट्स, ठीक है। डिप्रेशन है, उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बच्चे आइसोलेशन में जाना शुरू हो जाते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी पुअर होनी शुरू कर जाती है। दीज आर वेरियस इफेक्ट्स जो है ना इस साइबर बुलिंग या साइबर हरासमेंट की वजह से बच्चों पे नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो अब इसका हल क्या है? हम इसको कैसे कर सकते हैं कि जब हमें बच्चों में थोड़े सारे इम्पैक्ट एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमें खुद थोड़ा नोटिस करने की ज़रूरत है कि बच्चा बिहेव कैसे कर रहा है, क्लास में कैसे बिहेव करे। अगर वो आइसोलेशन में चला जाता है, अगर वो डिप्रेस है, वो फैमिली की या क्लास की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो एज अ काउंसलर और एज अ टीचर वी नीड टू इन्वेस्टिगेट कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, उसके साथ क्या गलत हो रहा है। कहीं वो किसी ऐसी सिचुएशन में तो नहीं फंसा नहीं भी करता नहीं, तो हमें थोड़ा सा उसको एज अ फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट में आके या फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आके उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो ऐसे अफेक्ट हो रहे होते हैं हमारे बच्चे ना। अच्छा, अभी क्या है कि सिचुएशन अगर हम थोड़ी सारी बार बार मैं क्यों इस तरफ आना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है, अगर हम सिर्फ 2019 की देखें तो उसमें 2019 की जो कंप्लेंट सेल्स हैं उसमें कहते हैं कि एक महीने में हमें 150 से 200 कॉल्स रिसीव होती हैं जो कि साइबर हरासमेंट बच्चे या बच्चियां हो रही हैं, और उसमें 70% जो हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि विक्टिमाइज हो रही हैं। इट मीन्स कि इट्स ग्रोइंग,
ठीक है, 18, 19, 20 का आप स्टैटिस्टिक्स उठाएं। अच्छा सर, एक और बात जो है, अब इस स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा एनालिसिस अगर कोविड की सिचुएशन में किया जाए, 2000 बैक टू 2000, एवरीथिंग गोज ऑनलाइन, बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन की सिचुएशन में जो ये कंप्लेंट सेल है ये 149% ग्रो कर गई है सर। अच्छा, 149%। ये डिजिटल राइट फाउंडेशन जो एनजीओ है उनकी रिपोर्ट अभी लेटेस्ट पब्लिश हुई है, उनके अकॉर्डिंग जो जनवरी और फरवरी 2020 की स्टैट्स थी उसकी निस्बत जो मार्च अप्रैल जैसी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हुई हैं उसमें 149% ग्रोथ हो गई है इन कंप्लेंट्स में। मेरे घर में मैंने अपने बच्चों को सेल फोन नहीं लेके दिए हुए थे जी, लेकिन मजबूरन लेके देने पड़े कि अब उनकी क्लासेस जो हैं वो उस पे चली गई हैं, बिल्कुल ऑनलाइन हो तो गई हैं। मतलब बढ़ गई एक्सेस, फिर बिल्कुल लोगों के पास एक्सेस हो गया, इस्तेमाल बढ़ गया, मैंडेटरी हो गया हर चीज़ को ऑनलाइन में जाने, तो इसी लिहाज से उसका यूजेज बढ़ गया है, तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो भी आपके पास बढ़ने शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। तो ये हालात हैं, इनकी वजह से जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, अब भी पाकिस्तान में इसी तरीके से जो इसके इफेक्ट्स हैं वो भी फिर सुसाइड रेट्स भी ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं, बच्चों की जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स स्टडीज़ वो बहुत कम हो गई है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है, उनके पास और एवेन्यूज़ आ गए हैं अपने वक्त का इस्तेमाल करने के लिए, तो ये रीज़न है। अब इसने अफेक्ट भी, जिस तरह मैंने बताया कि इमोशनल डिसऑर्डर है, नाराज़गी है, गुस्सा कर रहे हैं बच्चे, एंगर मैनेजमेंट वाली चीज़ों की ज़रूरत है हमें, तो ये इस तरीके से अफेक्ट भी कर रही है। अब हमारे पास ये क्या है कि हम इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल ये कि अब इससे बचें कैसे। अब सर ऑनेस्टली क्योंकि ऑनलाइन वाले मोड से तो हम नहीं बच सकते, इट्स नीड ऑफ टाइम, हमें ऑनलाइन ही रहना है, बच्चों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना है, ये इसमें फिर हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं एज एकेडमिशियंस, एज पेरेंट्स, ठीक है। और उसमें क्या है कि हमारे पास 2-3 कैटेगरीज आती हैं इंटरवेंशंस के तौर पे। द फर्स्ट वन इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, एक है हम प्रिवेंटिव मोड में जा सकते हैं, एक है हम रिस्पोंडेंट मोड्स में चले जाते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि अभी वी नीड टू थिंक ऑफ प्रिवेंटिव मोड्स, ठीक है। अब किसी बच्चे के साथ सुसाइड होगी तो अब हम उसने कर ली, तो अब हम अगर सोचें कि क्या करना है तो दैट इज़ नॉट गुड स्ट्रेटजी, ठीक है। अभी हमें पता है कि बच्चे इस साइड पे जा रहे हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो अभी हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो बेहतर प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं टू मी, दोज आर कोपिंग स्किल्स। अच्छा, बच्चों की एम्पैथी ट्रेनिंग की जाए, ठीक है, उनको कोप करने का तरीका बताया जाए, ठीक है, फिर उनको राइट एंड रॉन्ग की तमीज़ दी जाए। अब करने वाले बच्चे को पता ही नहीं है कि इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये कितना अगले बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये गलत है, बिल्कुल इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो जब ये वाली सारी चीज़ें, जब तक हम बच्चों को अवेयरनेस नहीं देंगे, उनको ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक इसके कोई रिजल्ट्स हमें नहीं मिल सकते हैं। बिल्कुल ये आ जाएंगे आपके पास प्रिवेंटिव मेजर्स में, क्या हम पहले स्कूल्स में, कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को अवेयरनेस दें कि ये गलत है, इस सिचुएशन को आप साइबर बुलिंग कहते हैं, वो है क्या है, वो उनको पता ही नहीं है बच्चों को कि साइबर बुलिंग क्या है या साइबर हरासमेंट क्या है, ठीक है। वो एक्ट सारे कर रहे हैं बट दे डोंट नो व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में एजुकेट करना बच्चों को ज़रूरी है, ठीक है। वो आप फिर उसके साथ साथ एजुकेट करेंगे, फिर उसके साथ उसके इम्पैक्ट्स बताएंगे। अवेयरनेस सेशन के बाद फिर आप टीचर्स जो हैं वो कोपिंग स्ट्रेटजीज, बच्चों को इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, साइकोलॉजिकल कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, साइकेट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करते हुए आप करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन करें, ऐसी एक्टिविटीज स्कूल में डिज़ाइन करें ताकि बच्चे कोप करना सीखें, एक दूसरे को हेल्प करना सीखें, ठीक है। फिर अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, तो वो अपने अडल्ट्स के साथ शेयर कर सकें, ठीक है। वो एक इन्वायरमेंट या वो एक कंफर्ट जोन बच्चों के साथ क्रिएट करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, ताकि बच्चा आके अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अभी जो जिन इंटरवेंशंस पे हम काम कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे, क्योंकि सर ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान में इन इंटरवेंशंस पे इतना काम नहीं हुआ हुआ, और केसेस भी पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं एज क्योंकि केसेस ज़्यादातर जो मैं एज ब्रैकेट बता रही हूँ वो 21 से 25 तक है, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं। स्टार्टिंग आवर इंटरवेंशंस फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, उस वक्त अब हम क्या उनके लिए अवेयरनेस सेशन डिज़ाइन करें, मैक्सिमम बच्चों को ट्रेन करें, उनको इन्फॉर्म करें कि ये सिचुएशन है। अब उसमें क्या है कि आप बच कैसे सकते हैं, और अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है इंसिडेंट तो फिर आपने करना क्या है, ठीक है। वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनके ऊपर आप जाके इन्फॉर्म करेंगे कि मैं विक्टिमाइज हूं या मेरे साथ ये नुकसान हो गया।
उसमें बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे क्योंकि मैं बता रही हूँ कि बताने के प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, इसीलिए वो खुद से ही कुड़ते रहते हैं, साइकोलॉजिकल वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब उसमें ये कि हम कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं बच्चों को इन्फॉर्म करें इन अवेयरनेस सेशंस में कि अगर वो विक्टिमाइज हो जाते हैं तो वो किधर किधर जाके इन्फॉर्म करेंगे। वो हमारे पास सबसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म तो सर पेरेंट्स हैं, फैमिली सपोर्ट। जितना ऑनेस्ट डिसीजन आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, उतना डेफिनेटली कोई और नहीं कर सकता। दे शुड बी कंफर्टेबल विद एक्सचेंजिंग देयर प्रॉब्लम्स विद देयर पेरेंट्स। सेकेंडली क्या है सर, हमारे पास जो गवर्नमेंट लेवल पे है वो FIA NR3C के इंस्टीट्यूट है, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल पे हमारे पास 2016 में पीका लॉ इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान में। अच्छा। पीका लॉ 2016 में ये एक्ट पास हुआ। इसके अकॉर्डिंग साइबर बुलिंग को एज अ क्राइम एक्सेप्ट किया गया और उसकी अगेंस्ट मुख्तलिफ सजाएं तजवीज़ की गई और उनको पास कर दिया गया। फिर NR3C का जो FIA वाला विंग है हमारा, उसका एक सब कह लें कैंपस या सब इंस्टीट्यूट है दैट इज़ नोन एज NR3C, जो कि पर्टिकुलरली इन केसेस को डील करते हैं, साइबर हरासमेंट या साइबर बुलिंग के केसेस को डील करते हैं। अब साइबर बुलिंग या साइबर हरासमेंट के केसेस को कैसे रिपोर्ट करना है ये शायद पेरेंट्स को भी नहीं पता, बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता अभी तक। इसकी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को देनी, इसकी आगाही बच्चों को देनी, ये ज़रूरी है इन अवेयरनेस सेशंस में। इन प्लेटफॉर्म्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा हेल्पलाइंस हैं गवर्नमेंट लेवल पे, कुछ हेल्पलाइंस काम करें, जिस तरह पंजाब पुलिस हेल्पलाइंस हैं, ये डिजिटल राइट फाउंडेशन की हेल्पलाइन है, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे साइबर मेंटर्स के नाम से हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे कंट्री में वो सपोर्ट नहीं है तो मैं ऑनलाइन ऐसे साइबर मेंटोरिंग कहाँ पे हो रही है जिसमें मैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं और आगे से साइकोलॉजिस्ट या कोई एक्सपर्ट्स हैं वो मुझे हेल्प कर सकते हैं, मेरी काउंसलिंग कर सकते हैं, सो आई कैन मेंटली हम रिलैक्स हो सकें या बच्चे रिलैक्स हो सकें। तो बच्चों को ना इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, इस इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए जो कि नहीं है अभी पता। सही। तो हमारे जो भी हम प्लान कर रहे हैं, जो अवेयरनेस सेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, जिनकी ज़रूरत भी हमें महसूस हो रही है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे और फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज लेवल पे और स्कूल लेवल पे इन सारी चीज़ों की आगाही बच्चों में होनी ज़रूरी होगी और पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी होगी। मैम आपने बताया कि ज़्यादातर ख़वातीन शिकार होती हैं जी जी साइबर हरासमेंट का, तो इसका मतलब कि ज़्यादातर ख़वातीन तो मतलब कुछ मर्द भी होते हैं? जी जी बिल्कुल, तो मेल भी हो रहे हैं। सेम रीजंस हैं उसके भी रीज़न सर, उसमें जिस तरह मैं आपको रीज़न बता रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, प्रोफेशनल जेलसीज हो सकती हैं, ठीक है, किसी की रेपुटेशन लॉस करनी है, ठीक है, तो अब वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मेल जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। अब एक्चुअली हमारी सोसाइटी में जो है शायद मुझे लगता है कि फीमेल्स की निस्बत मेल के लिए शायद ज़्यादा मुश्किल है कि वो किसी को कंप्लेन करे कि मैं हरास हो रहा हूँ, ठीक है। वो एक इज्जत का बाइस बनना शुरू हो जाता है कि यार मेरे लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि मैं लड़का होकर ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के कल्चरल कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मुश्किल ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगेन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जहाँ पे 70% फीमेल रिपोर्ट कर रही हैं, वहाँ पे 30% जो है वो मेल्स की तरफ से भी कंप्लेन आ रही हैं, उनकी रेपुटेशन को लॉस हो रहा है। हमारे जो मीडिया के कुछ हैं हीरोज़ हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी रेपुटेशन के लॉस के लिए उनके इमेजेस गलत, उनकी स्कैंडलाइजेशन और इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, तो वो है मेल वाली साइड पे भी दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट। सही है। अच्छा मैम ये बताएं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि वजूहात में ये भी हो जाता है कि आपके डाटाज जो हैं वो चोरी कर लिए जाते हैं आपके फ़ोन से। हाँ। ज़रूरी नहीं कि वो बंदा जो आपके जानने वाला हो या उसके कोई इंतकाम लेना चाहता है या कोई और रीज़न, तो उसको हम कैसे सेफ रख सकते हैं कि वो गलत हाथों में ना जाए? क्योंकि बहुत ऐसे वाक़यात भी देखने में आए हैं कि लोगों के पर्सनल डेटा जो हैं वो चोरी किए गए और फिर उनको यूज़ किया गया। जी, इसमें सर आपको प्राइवेसी सेटिंग्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स का पता होना चाहिए, आपको पासवर्ड लगाने की टेक्निक्स का पता होना चाहिए। जिस तरह अभी जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही है ना, तो आपने देखा है अथेंटिकेशन मेथड्स भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। जिस तरह आपके ईमेल अकाउंट है, इसमें 2-वे अथेंटिकेशन मेथड आ गया, 3-वे अथेंटिकेशन मेथड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप डबल ट्रिपल चेक्स लगाने आपने शुरू कर दिए हुए अपने उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। अब जितनी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के ज़्यादा ट्रेंड्स आने शुरू हो गए, ठीक है। तो उसमें ये है कि आपको उन प्राइवेसी सेटिंग्स का पता होना चाहिए। बच्चों को जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ट्रेनिंग देते हैं, जब अवेयरनेस सेशन देते हैं तो उसमें हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि जब आप फेसबुक पे अपनी प्राइवेसी सेटिंग सेट करें तो उसमें हर एक को इजाज़त ना दें कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन देख सके,
ठीक है। हर फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें अनटिल आप उस बंदे को जानते ना हो, ठीक है। अब वो है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, इस तरीके से नेटवर्क इतना ग्रो करता जाता है, आपने प्राइवेसी सेटिंग्स अपनी रखी नहीं हुई, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो, उसी वजह से बहुत सारी किडनैपिंग केसेस बच्चों के रिपोर्ट हुए हैं जिसमें वो अननोन के साथ उनकी फ्रेंडशिप्स होगी, ठीक है। इसी तरह जब आप बात कर रहे हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लीक कर लिया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आपका मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप HBL की या डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट बैंकिंग की, इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं या मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका मोबाइल किसी के हाथ लग गया तो वो अगर हैक हो गया तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जिस वक्त आप इस तरह का एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके साथ प्राइवेसी सेटिंग्स का ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ अंधाधुंध इन एप्लीकेशंस को या इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर लेने से आपका जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इन इंफॉर्मेशन को जो है वो प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह का एक्सपोजर या इनकी इंफॉर्मेशन देनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सही है। काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं फेसबुक पे, कुछ लोगों ने हमें मैसेज भी किया है कि प्रोग्राम उनको अच्छा लगा। खुरम नसीर कुरैशी हैं और नौरीन ख़ान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं ये बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम इस वक्त ना सिर्फ रिफ़ा FM 102.2 के चैनल पे आप सुन सकते हैं, बल्कि ये फेसबुक पे जो हमारा पेज है रिफ़ा FM 102.2 का पेज, और यूट्यूब पे भी ये मौजूद है रिफ़ा FM के नाम से, रिफ़ा FM 102.2 के नाम से, तो वहाँ पे इस प्रोग्राम को देखा भी जा सकता है। और फेसबुक पे तो ज़रा कि आर्काइव में चला जाता है, आप कोई प्रोग्राम का हिस्सा मिस कर चुके हों तो दोबारा आप उसमें जाके देख सकते हैं उसको, प्रोग्राम को। हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा सलीम साहिबा जो HOD हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फीमेल सेक्शन में रिफ़ा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और आज हम साइबर हरासमेंट या साइबर बुलिंग के बारे में इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि कानून साजी मौजूद है, इस हवाले से क्या क्या सज़ाएं उसके लिए तजवीज़ की गई हैं और क्या किस हद तक उन पर अमल होता है? असल तो ये चीज़ है। ठीक है सर, इसमें जो प्लेटफॉर्म जो हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ NR3C। अगर किसी बच्ची या बच्चे के साथ या किसी भी इंडिविजुअल के साथ साइबर हरासमेंट का केस होता है तो उनके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उनकी ऑनलाइन जो फाइल करने की है, आपने अपनी कंप्लेंट फाइल करने का एक सेल है, उस पर आप ऑनलाइन फॉर्म पे जाके आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके साथ क्या इंसिडेंट अगर हुआ, उसकी थोड़ी सी डिटेल देते हैं और आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं। वो फिर आपको दे कमिट के 24 to 48 आवर्स दे रिप्लाई बैक, ठीक है, और वो आपसे कॉन्टैक्ट करके आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसमें यह कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए। ये हम बच्चों को कहते हैं कि जब भी आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो यू हैव टू सेव द एविडेंस, ठीक है, चाहे वो चैट है, चाहे जहाँ से वो डिजिटल फ्रॉन्जिक्स के थ्रू उसको ट्रेस करते हैं। अब डिजिटल फ्रॉन्जिक्स क्या है? वो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं जिनके थ्रू जो है वो आप परपिट्रेटर तक पहुंच सकते हैं कि जो भी करने वाला है उसकी मशीन क्या थी, उसका IP एड्रेस क्या था, वो कौन से वाईफाई नेटवर्क को यूज़ करते, ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं टेक्निकली जो वहाँ तक पहुँचते हैं। अब NR3C से ये इसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद इनकी कोर्ट्स, ठीक है, इनकी कोर्ट में जिस वक्त केस हो जाता है या प्रूव हो जाता है कि दिस इज़ द पर्सन, और उसके ऊपर जो भी हतमी डिसीजन है वो कोर्ट्स क्या देती हैं, और जो सज़ाएं हैं वो ये है कि 3 साल जेल मिनिमम, ठीक है, अगर आप किसी के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, ठीक है, फिर आपके पास 10 लाख रुपया फाइन उसके साथ है। अच्छा। सिमिलरली अगर आप किसी के इमेजेस या वीडियोस उसकी मर्जी के बगैर भेजते हैं तो 5 लाख रुपया 50 लाख रुपया फाइन है और आपके पास 5 साल तक की कैद, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर किसी का ईमेल हैक करते हैं तो 3 साल की सजा, अच्छा, ठीक है, और उसके ऊपर फाइन है। अब ये डिपेंड करता है सिवियरिटी के ऊपर। रिसेंट कुछ केसेस जैसे अभी लाहौर में 2019 में एक बंदा जिसके ऊपर उन्होंने 20 इयर्स की सर उसको इम्प्रिजनमेंट दी गई, 20 इयर्स की। क्यों दी गई? क्योंकि ही वॉज यूज टू टेक द डेटा ऑफ डिफरेंट नर्सेज एंड डॉक्टर्स, और वो उनको ब्लैकमेल करता था और उनसे पैसे लेता रहा है काफ़ी सा टाइम तक, और वो दुबई में रिजाइड कर रहा था। जब उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको पकड़ा गया, तो उसके पास से इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना डेटा, इतना इमेजेस निकले, तो उसका सिवियरिटी लेवल देखिए अब किस पे था ना कि बहुत अरसे से वो ये बहुत काम कर रहा है, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने 20 साल की
सज़ा उसको सुनाई गई और उसके साथ शायद 50 लाख रुपए तक का फ़ाइन भी किया गया। तो ये सज़ाएं मिनिमम हैं, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक की ये कैद है इनकी, और उसके साथ 50 लाख का फ़ाइन, 10 लाख का फ़ाइन। फिर उसके बाद वो जज का या कोर्ट का डिसीजन होता है कि वो सिचुएशन या केस की सीवेरिटी देखते हुए इससे बियॉन्ड भी जा रहे हैं कि उसके कितना नुकसान हो चुका है। तो ये बेसिकली एटलीस्ट ये वाली सज़ाएं जो हैं वो स्पीकर लॉ के तहत जो है वो मुख्तस की गई हैं पाकिस्तान में। सही है। अच्छा मैम, पाकिस्तान में भी और दीगर कंट्रीज़ में बच्चों के हवाले से हरासमेंट जो साइबर हरासमेंट, जी जी, इसके भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया तो ज़्यादा एक्सपोज करता है चीज़ों को। जी जी, ट्रेडिशनल मीडिया बवजूद कुछ चीज़ों को नहीं इतना आगे लेके आते, और इस सिलसिले में बहुत बड़े बड़े नेटवर्क जो है उनका भी जिक्र होता है। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है इस बात में कि वाकई ऐसे मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल। अगर बहुत ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, और इस तरह की डार्क वेब है, ये डेफिनेटली ये एग्जिस्ट करते हैं और ये इतना बड़ा माफिया है कि आप यकीन करें कि इनको नहीं पहुंच सकते हैं ये लोग ना, ठीक है। और ये इन सारों का काम चल रहा है, लेकिन ये खाली स्टोरीज नहीं है, वाकई नहीं, दिस इज ट्रूथ, दिस इज ट्रूथ। आपकी डार्क वेब्स हैं और आप उस पे चले जाएं तो वो आपके अलग से रूट्स ही सेपरेट हैं आपके, और उसको यूज करने के प्रोटोकॉल्स हैं, एंड यू विल बी एक्सेस्ड एंड यू विल बी सिक्योर्ड बाय दोज पीपल। उनके जिस तरह कहते हैं कि एक पूरा माफिया है, जिस तरह ड्रग्स का माफिया इतना स्ट्रांग है, इसी तरीके से ये वाला माफिया इतना ज्यादा बड़ा है कि इससे आप जो है ना इसको एक्सपोज करने लगे तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट होंगी आपके पास। तो ये नो डाउट इसमें ट्रुथ है, बच्चों के साथ भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारे मुल्क में इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता या इस मौजू के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है। तो अभी इवन साइबर हरासमेंट के बारे में भी बात करना जो है, आपने देखा है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, प्रॉब्लम इतनी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, लेकिन इसके ऊपर कितनी इंटरवेंशन है पाकिस्तान में नहीं एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये इस वक्त की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि जितनी बड़े तेज़ी से ये मसला बढ़ रहा है उतनी ही तेज़ी से हमें इनको डील करने की इंटरवेंशन देनी चाहिए। वो नहीं है हमारे पास। जो अभी हम प्लान कर रहे हैं, ये जिस चीज़ की हमें ज़रूरत महसूस हो रही है वो हमें ये है कि एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे एक सपोर्ट सेंटर्स की ज़रूरत है। अगर देखें बच्चे या बच्चियां खुद NR3C में अपनी कंप्लेंट्स लेके नहीं जा सकते, जो हमारे पुलिस का कल्चर है या जो थानों का कल्चर है उसमें फैमिलीज भी अच्छे खासे लोग घबराते हैं जाते हैं। अब हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएंगे। तो हमें उस हद तक जाने से पहले ही बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है या कोई सपोर्ट प्रोवाइड करनी है कि वो अपने उनके मसले हम हल कर सकें। तो हमें मुझे ये लगता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में देखें तो अभी तक शायद इसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिन लॉज भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस उठाएं तो उसमें देखें डिसिप्लिन लॉज है। अगर कोई अटेंडेंस नहीं आएगा में शॉर्ट होगा तो उसको इस तरह एग्जाम किया दिया जाएगा या उसको पेपर में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा, या अगर कोई और गलतियां करते हैं डिसिप्लिन केसेस में, कोई वॉयलेशन करता है, कोई किसी टीचर के साथ बदतमीजी करता है, चोरी करता है, लेकिन कहीं भी आपको साइबर हरासमेंट या हरासमेंट के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिन रूल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब ज़रूरत इस बात की है कि उन डिसिप्लिन रूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। बच्चों को पता हो कि अगर मैं ये गलती करने जा रहा हूँ या किसी की पिक्चर शेयर कर रहा हूँ या किसी को कोई गलत मैसेज कर रहा हूँ तो मुझे इसकी सज़ा मिलनी है, मुझे यूनिवर्सिटी या स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसकी ज़रूरत है। फिर इन इंटरवेंशन के साथ अवेयरनेस सेशन जितने आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो उनकी ज़रूरत है। अभी इस लेवल पे मुझे लगता है कि हमें इन सारे एकेडमिशियंस को, सारे यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स लेवल के प्लेटफॉर्म्स को इकट्ठे होके इस पे बात पे सोचने की ज़रूरत है और इन इंटरवेंशंस को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है और इन्हें इम्प्लीमेंट करें ताकि एटलीस्ट जो ये जो रेट चल रहा है जिससे ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उसको हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मैम तशरीफ़ लाने का। सामईन मोहतरम, प्रोग्राम इन्फोटेक आप समाअत फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे, और ये प्रोग्राम आपके लिए रिफा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग के तावन से पेश किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहीं सुमेरा सलीम साहिबा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फीमेल सेक्शन में रिफा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, और आज जो गुफ्तगू रही वो साइबर हरासमेंट के बारे में रही और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे जो है रोशनी डाली मैम ने। और आप में से जो ख़वातीन व हज़रात इस प्रोग्राम को नहीं सुन पाए या कुछ हिस्सा मिस कर चुके हैं तो फेसबुक पे इसके आर्काइव में आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। यूट्यूब पे जो रिफा FM का चैनल है उस पे भी आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।